हेलो एंड वेलकम। आज की अपनी इस परिचर्चा में हम लोग अनुभव 3 के जो ज्योग्राफी के प्रश्न हैं उस पर बात करेंगे। इस पेपर में भूगोल या ज्योग्राफी से कुल 14 प्रश्न हैं। इन्हीं 14 प्रश्नों को हम लोग क्रमवार रूप में अपने इस परिचर्चा में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 42। देखिए, पढ़िए प्रश्न। इसमें एक पिक्चर दिया गया है और उसके बाद आपसे सवाल पूछा गया है। भूकंपीय तरंगों से संबंधित यह प्रश्न है और काफी इनोवेटिव सवाल है। आपको बेसिक आधारभूत समझ पे यह सवाल पूछा गया है, लेकिन सवाल जो फ्रेम किया गया है वो काफी बेहतरीन तरीके से फ्रेम किया गया है। इसमें बताया गया है कि सिस्मोग्राफ को पृथ्वी की सतह पर एक ऐसे बिंदु पर रखा जाता है जो भूकंप के अधिकेंद्र एपिसेंटर के बिल्कुल विपरीत स्थित है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। मतलब अगर ये एपिसेंटर है तो यहां पे सिस्मोग्राफ रखा गया है, पिक्चर में आप देख रहे हो। फिर पूछा गया है कि क्या इसके इस स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। अगर इस तरह से सिस्मोग्राफ को रखा गया एपिसेंटर के बिल्कुल अपोजिट में, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, इस प्रश्न को करने के लिए आपके पास दो चीजों की समझ होनी चाहिए थी। पहली, आप भूकंप में शैडो जोन का कांसेप्ट आपने पढ़ा होगा, छाया क्षेत्र का कांसेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और दूसरा, पी एंड एस वेव के जो नेचर हैं उसके बारे में, पी और एस वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। इन दोनों चीजों को जोड़कर यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इन दोनों का आपको समझ होना चाहिए, फिर आप ये प्रश्न कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे विकल्पों को। देखिए, आप पहला कह रहा है सिस्मोग्राफ एस तरंगों को अभिलेखित करेगा लेकिन पी तरंगों को नहीं। दूसरा कह रहा है सिस्मोग्राफ पी तरंगों को अभिलेखित करेगा लेकिन एस तरंगों को नहीं। तीसरा, सिस्मोग्राफ पी तरंगों और एस तरंगों दोनों को अभिलेखित करेगा। और चौथा है दोनों में से किसी को नहीं करेगा। देखो, इसमें जो है आप पी और एस तरंगों के बारे में यदि हम बात करें तो पी तरंगों के बारे में आपने जो प्राइमरी वेव्स है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी वेव्स जो है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे पास कर सकता है, ठीक है। ठोस, द्रव्य किसी भी प्रकार के माध्यम से हो तो उससे पास कर सकता है। लेकिन जो एस वेव्स हैं, सेकेंडरी वेव्स जो है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो केवल सॉलिड मीडियम से पास कर सकता है, ठीक। अब सॉलिड मीडियम से पास कर सकता है। और पृथ्वी का जो कोड है, ये जो पृथ्वी का कोड है, इसको अगर हम इस तरह से देखें कि इसका नेचर जो है दो तरह का है। इसका आउटर कोड जो है वो आपको लिक्विड है, द्रव अवस्था में है, और जो इनर कोड है ये सॉलिड अवस्था में है, ठीक है। ये लिक्विड में है आउटर और ये सॉलिड में है। अब अगर ये लिक्विड में है तो इससे जो है एस तरंगे तो पास नहीं कर पाएंगी। लिक्विड है, इससे एस तरंगे नहीं जा सकती हैं, ठीक है। एस तरंगे रुक जाएंगी यहां। लेकिन ये लिक्विड है और सॉलिड है। मैंने पी तरंगों के बारे में आपको कहा है कि पी तरंग सभी माध्यम से जा सकती है, तो पी तरंग इसके माध्यम से भी जा सकती है, ठीक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप ध्यान में आपके ध्यान में होना चाहिए। एकदम आधारभूत कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न है कि पी तरंगों का नेचर कैसा होता है, एस तरंगों का नेचर कैसा होता है। पी तरंगे जो है आपने पढ़ा होगा, पी या प्राइमरी वेव्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास कर सकता है। जो सेकेंडरी वेव्स है वो केवल सॉलिड मीडियम से पास करेगा, लिक्विड मीडियम से नहीं पास कर पाएगा। इसी से ये प्रश्न बना हुआ है। अब अगर यहां पे एपिसेंटर है तो यहां से कोई तरंग सृजित होगी तो इस पोजीशन तक पी तरंग, एस तरंग, सारी तरंगे जो है हमें दिखेगी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 105 डिग्री का एंग तक का जो है 105 डिग्री तक हमें एस एंड पी वेव्स दोनों मिलेंगे, ठीक है। यहां एस और पी वेव्स दोनों रजिस्टर्ड होंगे। यानी कि अगर यहां एपिसेंटर है, इस पोजीशन में 105 डिग्री के कोण तक अगर कोई भी 105 डिग्री तक के क्षेत्र में जो है अगर कोई सिस्मोग्राफ रखा जाएगा, प्लेस किया जाएगा, इस एरिया में कोई सिस्मोग्राफ प्लेस किया जाएगा तो वो दोनों तरह ये जो है इस एरिया में अगर कोई सिस्मोग्राफ होगा तो वो एस और पी वेव दोनों को रजिस्टर्ड करेगा, ठीक। और यहां अगर हम 145 डिग्री मान लें
145 डिग्री मान लें, तो ये कंप्लीट जो है आप, ये वाला जो जोन है ये कंप्लीट शैडो जोन होता है। यहां ना तो डायरेक्ट हमें पी वेव मिलेगा, नो पी नो एस, ठीक है। यहां ना तो पी वेव, 105 से 145 डिग्री के बीच अगर कोई सिस्मोग्राफ प्लेस किया जाएगा तो वो कोई भी वेव्स को रजिस्टर्ड नहीं करेगा, ना तो पी वेव को रजिस्टर्ड करेगा ना एस वेव को रजिस्टर्ड करेगा। अब देखो एक आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर इस पोजीशन तक तो हमने समझा कि, इस पोजीशन तक तो आपके मन में एक सवाल होगा कि इस पोजीशन तो हमने समझा कि चलो एस वेव्स जो सेकेंडरी वेव्स है वो नहीं आएगा क्योंकि लिक्विड से वो नहीं पास कर सकता है। पी वेव्स क्यों नहीं आएगा? देखो पी वेव्स जब लिक्विड मीडियम से पास करता है तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है उसमें, और उस डिफ्लेक्शन के कारण ये जो है शैडो जोन बनता है प्राइमरी वेव्स का भी, ठीक है। तो 105 से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो शैडो जोन होता है, दोनों पी वेव्स के लिए भी एस वेव्स के लिए भी। इसमें हमें कोई भी वेव्स नहीं दिखेगा। बियॉन्ड 145 डिग्री जो है, 145 डिग्री से दूर का जो बाहर का जो क्षेत्र होगा उसमें हमें अगेन ये वाला जो क्षेत्र होगा इसमें हमें प्राइमरी वेव्स दिखेंगे, पी वेव्स रजिस्टर्ड होगा, ओनली पी वेव्स, ठीक है। ठीक है, इसको एक इमेज से देखो, ये वाला देखो, जो चीजें अभी हमने बात की वही इस इमेज में दिखाया गया है। यहां पे मान लो कि ये इसी तरह का इमेज था, यहां पे ये ईपी सेंटर है, ठीक। ईपी सेंटर से आप देखोगे 105 डिग्री तक ये दिख रहा है, 105 डिग्री तक इस क्षेत्र में हमें पी और एस वेव्स दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। पी एंड एस बोथ, यहां पे पी और एस दोनों दिखेंगे। और ये जो इसके बियॉन्ड जो होगा, ये कोड है, इसके बियॉन्ड जो होगा ये हमें एस वेव का कंप्लीट शैडो जोन होगा। मतलब सेकेंडरी वेव्स तो पूरे 105 डिग्री से आगे हमें एस वेव्स कंप्लीटली एब्सेंट रहेगा, नहीं दिखेगा, ठीक। इस इमेज में देखो, ये जो 105 डिग्री है और ये 145 डिग्री है, 105 डिग्री 145 डिग्री, ये वाला जो है प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन है, प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन है। ये पूरा 105 डिग्री के बियॉन्ड जो है पूरा, ये ध्यान में रखना है, ये क्या है, नो डायरेक्ट एस वेव्स, या ये सेकेंडरी वेव्स के लिए शैडो जोन है, ठीक। प्राइमरी वेव्स के लिए, पी वेव्स के लिए जो है ये शैडो जो केवल जो है ये एरिया 105 से 145 डिग्री वाला जो है, इसमें हमें ना तो इसमें हमें पी वेव्स भी नहीं दिखेगा, एस और एस वेव्स तो 105 के आगे कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन जो पी वेव्स है वो भी हमें 105 से 145 के बीच नहीं दिखेगा। बियॉन्ड 145 हमें फिर से पी वेव्स रजिस्टर्ड होता है, फिर से हम प्राइमरी वेव देख सकते हैं। इस इमेज में भी वही बताया गया है। ये इमेज ध्यान रखना कि 105 अगर जो ईपी सेंटर है उससे ईपी सेंटर अगर यहां है, दिस इज ईपी सेंटर, अगर ईपी सेंटर यहां है तो 105 डिग्री तक जो है हमें पी एंड एस दोनों दिखेंगे, ठीक। पी एंड एस दोनों दिखेंगे। 105 से 145 तक ना तो पी दिखेगा ना एस दिखेगा, ठीक। 105 से 145 तक पी और एस कोई भी नहीं दिखेगा। 145 के बाद हमें क्या दिखेगा, फिर से हमें प्राइमरी दिखेगा लेकिन एस सेकेंडरी नहीं दिखेगा, एस वेव्स नहीं दिखेगा। क्लियर है? वापस आते हैं प्रश्न पर। देखो वही चीज है, पूछा कि यहां पे ईपी सेंटर है और यहां पे हमारा सिस्मोग्राफ है, तो इसमें कौन सा वेव रजिस्टर्ड होगा? ये बियॉन्ड 145 डिग्री है, बियॉन्ड 105 डिग्री, बियॉन्ड 145 डिग्री, तो हमें एस वेव्स तो नहीं ही दिखेगा, केवल पी वेव्स दिखेगा। विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर है। आसान प्रश्न था लेकिन थोड़ा अप्लाइड प्रश्न था, थोड़ा आपको सोचने, आप हो सकता है पेपर में हड़बड़ाकर थोड़ा सवाल को गलत भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने आराम से सोचा होगा तो एकदम आधारभूत संकल्पना पर आधारित प्रश्न था, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ये दोनों इमेज जो मैंने शेयर किया है इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इससे इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, देखिए आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है, प्रश्न पढ़िए आप लोग। इसमें कह रहा है
कि निम्नलिखित में कौन भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रणाली को सशक्त कर सकता है? कर सकते हैं। तीन कंडीशन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन जो हमारा दक्षिण पश्चिम मॉनसून है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, उसको मजबूत करने में किसकी भूमिका होगी? पहला है आपको सशक्त उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, सशक्त सोमाली जेट स्ट्रीम, सशक्त पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ये भी फिर से अगेन बहुत ही बेसिक सवाल है, मतलब अगर आपने मॉनसून का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें आपने जेट स्ट्रीम की, मॉनसून में जेट स्ट्रीम की भूमिका आपने पढ़ रखी होगी। यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, सबसे पहले तो आपको जेट स्ट्रीम पता होना चाहिए। जेट स्ट्रीम क्या है? अपर एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअस चलने वाला एक अस्थायी पवन का संकीर्ण पट्टी जैसा है। ठीक, इतना बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अब इसको मूल रूप से जो है हम एक पोलर जेट स्ट्रीम और एक ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में बांट कर देखते हैं। जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वही जो हमारा जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है इसकी स्थिति रहती है। और पश्चिमी जेट स्ट्रीम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की भूमिका सर्दियों में होती है। शरद काल में नवंबर से लेकर आप मार्च तक की स्थिति देखोगे तो यहां पे जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ये चलते रहता है। ठीक, इसके प्रभाव क्षेत्र में रहता है। तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम के प्रभाव क्षेत्र में आप जब देखोगे हिमालय के पास, मान लो यहां हिमालय है, तो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के पास आकर दो शाखाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, एक हिमालय के उत्तर में जाता है और एक हिमालय के दक्षिण में उतरकर भारतीय उपमहाद्वीप में आप देखोगे सर्दियों में ये एकदम गैंगेटिक प्लेन तक पहुंच जाता है। ठीक है, जो हम भारत का मैदानी क्षेत्र है यहां तक आपको पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव रहता है। अब अगर ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम जितना मजबूत रहेगा, आप देखोगे मतलब जो शरद ऋतु का सीजन है, जो सर्दियों का मौसम है, उसका प्रभाव उतना ज्यादा होगा। इसके जैसे जैसे पश्चिमी जेट स्ट्रीम मजबूत होता जाएगा, मॉनसून के विपरीत स्थिति है, यह मॉनसून के उल्टा स्थिति है। हम दक्षिण पश्चिम मॉनसून के लिए यह विपरीत स्थिति है। ठीक है, तो ये जितना मजबूत होगा पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उतना मॉनसून जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है वो उसकी स्थिति कमजोर रहेगी। बेसिक सा चीज है। अब देखो ये दक्षिण जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, इसके प्रभाव से अगर ये मजबूत है तो आप देखोगे जो सर्दियों में उत्तर भारत में वर्षा होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो आप एक प्रकार का साइक्लोन ही है, उसके प्रभाव से जो वर्षा होती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है, वो डायरेक्टली इससे लिंक है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम से लिंक है। तो ये मजबूत रहेगा। इसके प्रभाव से जो आप देखोगे कि जो शीतकाल में थोड़ी बहुत वर्षा होती है उत्तर भारत में, वो इसी के प्रभाव में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ये विपरीत स्थिति है। अगर ये मजबूत होगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होगा। यहां देखो ये वाला जो है आपको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, उसको दिखा रहा है। और ये आप देखोगे ये तिब्बत के पठार और हिमालय के रीजन में सर्दियों के दिन में इसके प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। और जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है, अभी ये देखो, ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है इसका प्रभाव जो है ग्रीष्म काल में होता है। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में आप देखो कि ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हम आंसर्स तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं कि देखो तीन, ये और ये तो नहीं होगा। ठीक, अब हमें सोमाली जेट स्ट्रीम और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में समझना है। जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है, जब आप देखोगे गर्मियों के दिन में जो तिब्बत का पठार है वो अत्यधिक गर्म होता है। उसके कारण एक प्रकार से यहां पे देखोगे आप जो इसके तिब्बत के पठार के, अगर मान लो ये वाला इसी रीजन को हम तिब्बत के पठार का क्षेत्र मान लेते हैं, और यहां पे जो है अत्यधिक गर्मी से यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, और इसी के ऊपर जो है तिब्बत के पठार के ही मतलब जो ऊपरी वायुमंडल है, यहां पे हाई प्रेशर सृजित होगा। और एक ये जो है ये हाई प्रेशर आपको जो अफ्रीका का तटीय मेडागास्कर का क्षेत्र आप समझ सकते हो, यहां पे जाके अवतलित होगा। ठीक है, मस्करीन हाई के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और ये जितना मजबूत होता जाएगा, ठीक है, इसके कारण एक विंड प्रणाली सृजित होगी, और ये जो है मतलब कोरोलिस इफेक्ट के कारण जो है टर्न होगा, और ये इस तरह से प्रतीत होगा कि नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। यही मतलब जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम या नॉर्थ ईस्टर्न जेट स्ट्रीम के रूप में होगा। और ये जितना मजबूत होगा, ये हाई प्रेशर, यहां पे हाई प्रेशर, और यहां अवतलित होगा तो यहां पे भी हाई प्रेशर का
केंद्र बनेगा। अब ये हाई प्रेशर जितना ज्यादा मजबूत होगा, यहां गर्मियों के दिन में आप देखोगे जो आईटीसीजेड का शिफ्टिंग है वो भारत के, आप समझ लो आईटीसीजेड से का शिफ्टिंग किधर होता जाएगा, आप समझ लो कि जो भारतीय मैदान का क्षेत्र है उसमें गर्मी, जितना मजबूत ये प्रणाली होगा उतना अधिक ये अट्रैक्ट करेगा बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून को। तो जितना मजबूत होगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उतना मजबूत होगा भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून प्रणाली। स्पष्ट है? सेम इसी से रिलेटेड ये जो सोमाली जेट स्ट्रीम है यहीं पे सृजित होगा, और ये जो मस्करीन हाई के पास है ये भी दक्षिण पश्चिम मानसून को एक तरह से सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। जितना मजबूत सोमाली जेट स्ट्रीम होगा उतना ही पॉजिटिव इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है उस पर। तो विकल्प ए जो है हमारा, पहला और दूसरा दोनों, ये दोनों जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उस पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। ठीक है, इसमें वही जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है उसको दर्शाया गया है भारतीय उपमहाद्वीप में। स्पष्ट है? देखो यही मैंने कहा था, अवतलित होगा, ये जो मस्करीन हाई का क्षेत्र है एच मेडागास्कर के पास, आप समझ लो यहां हाई प्रेशर का क्षेत्र सृजित होगा, और ये जो आप समझ लो लो प्रेशर भारतीय उपमहाद्वीप के एरिया में रहेगा, ये दक्षिण पश्चिम मानसून को अट्रैक्ट करेगा। जितना ये हाई प्रेशर सिस्टम मजबूत होगा, जितना ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा सशक्त हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो होगा। स्पष्ट है? बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। देखिए इसमें आपको मृदा क्षरण के बारे में 3 कॉलम दिया गया है। मृदा क्षरण, उसके कारण और उसके उपचार के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सा मतलब उपचार, कौन सा कारण है, पहले तो ये देखना है मृदा क्षरण का, और फिर इसका उपचार क्या है। पहला है मृदा लवणीकरण, अत्यधिक सिंचाई, और उपचार में बताया गया है आपको मृदा में जिप्सम मिलाना। दूसरा है मृदा अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन, इसमें इसका कारण बताया गया है कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि, और उपचार बताया गया है मृदा में लाइम चूना मिलाना। तीसरा है मृदा क्षारीयकरण, एल्कलाइजेशन, और इसका कारण बताया गया बढ़ी हुई शुष्कता, और इसका उपचार बताया गया है मृदा में अमोनिया मिलाना। ठीक है, देखो पहला जो है मृदा लवणीकरण, आपने इसके बारे में निश्चित तौर पे पढ़ा होगा, कई बार यूपीएससी ने, अलग अलग स्टेट पीसीएस ने पूछ रखा है कि जो हमारा अत्यधिक सिंचाई वाला क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र, जहां पे बहुत अधिक सिंचाई की व्यवस्था की गई, वहां मृदा लवणीकरण की एक समस्या बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आई है। तो आसान सा मतलब ये है, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा कि अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा लवणीकरण, जो सतह, मृदा की सतह पर आप देखोगे कि लवणों की एक पतली परत सी जम जाती है, और इसके कारण मतलब जो मृदा की गुणवत्ता है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसके उपचार के रूप में हम लोग जिप्सम मिलाते हैं, एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है जिप्सम का छिड़काव करने से, जो मृदा लवणीकरण की उस समस्या, जो परत जम जाती है लवणों की, उसको तोड़ के मृदा को नॉर्मल मतलब उपचार के रूप में, लवणीकरण के उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अम्लीकरण, अम्लीकरण मतलब क्या हुआ कि पीएच का मान गिरेगा, मृदा के पीएच का मान गिरेगा। अब जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि होगी, इससे पीएच मान गिरेगा, ये सही, बिल्कुल सही बात है। और इसका उपचार के रूप में हम लोग मृदा में जो लाइम चूना का छिड़काव किया जाता है वो जरूरी है, तो ये भी सही है एसिडिफिकेशन के लिए। जो क्षारीयकरण है, यानी कि पीएच का मान बढ़ रहा है, पीएच का मान बढ़ रहा है, बढ़ी हुई शुष्कता। अब देखो शुष्कता के कारण पीएच का मान बढ़ तो सकता है, बिल्कुल सही बात, अन्य भी कारण है, बट शुष्कता भी एक कारण है। पीएच का मतलब जो एल्कलिनिटी है, जो क्षारीयता है, एल्कलाइजेशन है सॉइल का, वो इसके कारण बढ़ सकता है। अमोनिया मिनरल, ये गलत है। देखो अमोनिया का नेचर जो है अल्कलाइन है, ये और ज्यादा क्षारीयता बढ़ाएगा। ठीक है, ये क्षारीयता को बढ़ाएगा ही, ना कि ये कम करेगा। तो ये तो और मतलब उपचार नहीं, ये तो बीमारी को और बढ़ाने वाली बात होगी, तो ये वाला गलत है। बाकी दोनों सही है, आसान प्रश्न था, इसमें किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। 2 कॉलम सही है, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। देखिए इसमें आपको एसरेशन रीजन टाइप का सवाल है, 3 स्टेटमेंट दिया गया है,
और उसके बाद उससे 3 स्टेटमेंट वाला जो AR टाइप सवाल होता है उसके बारे में पूछा गया आपसे। पहला स्टेटमेंट है, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर सामान्यतः प्रवाल भित्तियां अनुपस्थित होती हैं। बिल्कुल सही बात। अगर अनुपस्थित नहीं होती हैं तो कम से कम बहुत कम होती है, ना के बराबर। ठीक है, पश्चिमी तट पर प्रवाल भित्तियों का आप देखोगे विस्तार बहुत कम है, ना के बराबर पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर सामान्यतः ठंडी समुद्री जलधाराएं बहती है। पश्चिमी तट पर क्या होता है? ठंडी समुद्री जलधाराएं बहती है। यह भी बिल्कुल सही बात है। अभी हम देखेंगे इसका कारण कैसे मिल रहा है। तो आप सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर आपको ठंडी जलधाराएं मिलती है, अधिकांश ठंडी जलधाराएं मिलती है। ठीक है, अपवाद है लेकिन अधिकांशतः आप ठंडी जलधाराएं देखोगे। आप महाद्वीपों, आप उत्तर अमेरिका के तट पे जाओ, कैलिफोर्निया की धारा पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी उत्तर अमेरिका के तट पर है, जो कि ठंडी जलधारा है। आप बेंगुएला की धारा अफ्रीका में, आप कैनारी धारा अफ्रीका में, आप हम्बोल्ट या पेरू की धारा दक्षिण अमेरिका में, ये सभी क्या है? ठंडी जलधाराएं। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ऑस्ट्रेलिया में, ये सभी ठंडी जलधाराएं। तो सामान्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर क्या है? ठंडी जलधाराएं मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, हम मान लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल आपको ध्यान में रहेगा। देखो, एक साथ कई सारे कॉन्सेप्ट पे आपसे ये सवाल पूछा गया है। एक तो प्रवाल भित्तियों से संबंधित है। मूलतः अगर इस सवाल को देखोगे तो ये प्रवाल भित्तियों के जो डेवलपमेंट के लिए आवश्यक दशाएं हैं ना, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, उसके संबंध में आपसे जानकारी मांग रहा है। उसके समर्थन में क्या कहा गया है कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रवाल भित्तियां सामान्यतः पश्चिमी तटों पर अनुपस्थित रहती हैं। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए। जो मेजर कोरल रीफ्स का डेवलपमेंट है वो आपको महाद्वीपों के पूर्वी तट पर है। फॉर एग्जांपल एक दो अगर फेमस भी आपको, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट पर है। आप भारत में भी अधिकांश जो कोरल आपको दिखेगा अंडमान के क्षेत्र में, तो आपको पूर्वी महाद्वीपों के पूर्वी तट पर दिखेगा। ठीक है, पश्चिमी तट पर मतलब आमतौर पर अनुपस्थित रहता है। अब दूसरा, इसके कारण हम बाद में देखेंगे कि कारण क्या है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर सामान्यतः ठंडी जलधाराएं बहती हैं, बिल्कुल सही बात। अभी हमने एग्जांपल के तौर पे देखा कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर आप देखो, ये अगर हम उत्तर अमेरिका का क्षेत्र मान लें, ये दक्षिण अमेरिका का, तो यहां पे आपने पेरू अल नीनो के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा, ये पेरू या हम्बोल्ट की धारा, ये भी ठंडी जलधारा है। यहां पे आपने कैलिफोर्निया की धारा के बारे में पढ़ा होगा, ये भी ठंडी जलधारा है। आपने यहां पे अफ्रीका के क्षेत्र में कैनारी की धारा, बेंगुएला धारा, इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में आपने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, इसके बारे में पढ़ा होगा। ये सभी ठंडी जलधाराएं। तो ये बात सही लग रहा है हमें कि भाई महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर सामान्यतः ठंडी जलधाराएं। तीसरा देखो, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जल का उत्प्रवाह अपवेलिंग होता है। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जल का उत्प्रवाह होता है। अब देखो, जल का उत्प्रवाह अपवेलिंग क्या होता है? अपवेलिंग आप समझ सकते हो, वर्टिकल सर्कुलेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलेशन मतलब कि नीचे से, नीचे का पानी जो है ऊपर आ रहा है, इस तरह से वर्टिकल सर्कुलेशन आप मान सकते हो। आमतौर पे क्या होता है कि जो सागरीय धारा है वो महाद्वीपों पश्चिमी तट पे इस तरह से टकराती है, और यहां पे अगर जल का मात्रा अमाउंट समझ लो बढ़ गया तो ये इस तरह से एक सर्कुलर जो है आपको एक सर्कुलर मूवमेंट दिखता है जल का, जिसको अपवेलिंग कहते हैं। इसके कारण जो सतह की गर्म जल होती है वो नीचे जाता है और नीचे की ठंडी जल जो है ऊपर आती है। इसके बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट हैं। न्यूट्रिशन, जो पोषक पदार्थों है उसका भी मिश्रण होता है। जलों का, जल के मिश्रण के कारण जो पोषक पदार्थ है उसका समुचित मिश्रण होता है, और नीचे की ठंडी जल जो है ऊपर आ जाती है। ठीक, तो ये बात भी सही बात है कि महाद्वीप पश्चिमी तट पर अपवेलिंग होता है। अब ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है, इतना तो हमें पता चल गया। अब ये एक्सप्लेन कर, स्टेटमेंट 2 और 3 जो है स्टेटमेंट 1 को सही से विश्लेषित कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि जो कोरल रीफ्स हैं, प्रवाल भित्तियां हैं, उसके विकास के लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं। देखो, कोरल रीफ, सबसे पहले तो एक एग्जांपल, ये जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अधिकांश, आप देखोगे अधिकांश कोरल रीफ का डेवलपमेंट आपको कहां दिख रहा है? महाद्वीपों के
पूर्वी तट पे। ये कोरल वाला एरिया है, ये कोरल वाला एरिया है, ये कोरल वाला एरिया है, कोरल वाला एरिया है। देखो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हमें कहां दिख रहा है? महाद्वीपों के पूर्वी तट पर। आमतौर पे पश्चिमी तट पर देखो आपको जनरली एब्सेंट दिख रहा है। ठीक, तो जो स्टेटमेंट पहला कह रहा है वो सही कह रहा है। अब देखो इसमें जो है, इसी सवाल में वापस आते हैं, इसके साथ जो एक दो पॉइंट हमें ऐड करना है कि जो प्रवाल भित्तियों के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तब हम ये समझ लेंगे कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। प्रवाल भित्तियों के लिए आवश्यक दशा, खुला समुद्र सरफेस होना चाहिए। तापमान जो है मतलब आमतौर पे जो है उच्च तापमान माना जाता है, 27-28 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। आवश्यक दशाओं में पहला क्या मान लेते हैं? तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, इसके आसपास माना जाता है 27-28 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा कि बहुत मतलब बहुत गहराई में कोरल रीफ्स का विकास नहीं होता है। बहुत गहराई में क्यों नहीं विकास होगा? क्योंकि सन जो है एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में, जो सूर्य प्रकाश है वो एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करेगा। प्रवाल उसमें बेहतर मतलब जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है प्रवालों के लिए, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगा। एक सन जो सौर प्रकाश है वो एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करेगा। तीसरा, बहुत ज्यादा स्वच्छ जल नहीं होना चाहिए। जहां पे बहुत ज्यादा स्वच्छ जल मिलेगा, जहां मान लो नदी के मुहाने वगैरह पे, वहां पे स्वच्छ जल, इसको ना तो बहुत अधिक मतलब गंदगी होनी चाहिए, बहुत अधिक अवसाद भी नहीं होना चाहिए, एकदम अवसाद मुक्त भी जल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब बीच बीच का चाहिए इसके लिए। तीसरा चौथा कंडीशन क्या है कि लवणता। लवणता ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक लवणता होनी चाहिए लेकिन बहुत कम लवणता नहीं। फिर से अगेन जहां नदी मिल रहा होगा, नदी का मुहाना, वहां पे लवणता कम होगी, वहां पे प्रवाल का विकास नहीं हो सकता है। टेम्परेचर मैंने कहा कि एडिक्वेट होना चाहिए 27 डिग्री। अब अगर ठंडी, ये देखो दूसरा स्टेटमेंट देखो, पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं, तापमान 27 डिग्री चाहिए, ठंडी जलधाराएं तापमान गिरा देगा। प्रवालों के लिए विकास के लिए एडिक्वेट कंडीशन होगा? बिल्कुल नहीं। मतलब जो एक आवश्यक जरूरी कंडीशन है वो नहीं होगा तापमान के गिर जाने से। तो इसके कारण ये वाला इसको एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन, स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। अगेन सेम लॉजिक से स्टेटमेंट 3 देखो, मैंने बताया था अपवेलिंग। अपवेलिंग से क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा मतलब अपवेलिंग, नीचे का ठंडा जल ऊपर आ रहा है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो फिर आप 27 डिग्री वाला जो टेम्परेचर एक चाहिए, उसको ठीक ठाक गर्म सागर चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो अगेन प्रवाल भित्तियों का विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। तो विकल्प 1 जो है हमारा, दोनों सही है और कथन 1 की सही व्याख्या करते हैं। सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। स्पष्ट है? बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 46 आपके स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि इसमें वृक्ष और उनके प्रकार, मतलब जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति वाली आपकी जो एनसीईआरटी का चैप्टर है ना, उस पर आधारित ये प्रश्न पूछा गया है। और इसमें एक चिनार का नाम है, दूसरा चंदन और तीसरा नीम। और पूछा गया है कि आपसे कौन सा इसमें से मैचिंग है। पहला देखो, चिनार कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखो ये गलत है। चिनार क्यों पूछा है आपसे? चिनार के बारे में अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हाल ही में इसके लिए ट्री आधार जो योजना चालू की गई है चिनार के वृक्षों के संरक्षण के लिए। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने वाला एक बहुत बड़ा कारण क्या है? वहां पे चिनार का है। तो चिनार जो है हमें नम, शीत नम जलवायु में मिलता है। और शीत नम और पर्णपाती वनस्पति है ये। उष्णकटिबंधीय सदाबहार नहीं, ये शीत नम पर्णपाती वनस्पति है। ठीक है, क्यों अट्रैक्ट करता है? पहले तो ये चिनार आपको सिर्फ इतना, अगर आपने करंट वाला पढ़ा होता कि J&K ने कुछ इनिशिएटिव शुरू किया है, तो वैसे आप गलत कर दे, इस स्टेटमेंट को समझ लेते कि ये गलत है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार, जम्मू कश्मीर में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलने के चांसेस तो एकदम नहीं होंगे। यहाँ पे हमें शीत नम पर्णपाती वनस्पति मिलती है। और ये वाला जो क्षेत्र है, जो हिमालय, अधिकांश आप चिनार देखोगे हिमालय के क्षेत्र में विकसित हुए हैं। इसके लकड़ी का भी काफी इंपॉर्टेंस है। और
टूरिज्म को ये इसलिए अट्रैक्ट करता है कि नॉर्मली इसका ग्रीन लीव्स होता है, लेकिन जैसे ही सर्दियों का सीजन शुरू होता है, जो शरद ऋतु आप कहते हो, वो शुरू होता है, तो ये पत्तियां इसकी जो है लाल और सुनहरे रंग में कन्वर्ट हो जाती है, तो काफी ज्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। ये वाला इमेज देखो, दिख रहा है चिनार का, ये देख रहा है जो चेंज हो रहा है पत्तियों का, ये ग्रीन से ये गोल्डन रेड के रूप में कन्वर्जन हो रहा है, ये तो काफी ही खूबसूरत दिखने में काफी खूबसूरत लगता है, तो पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है चिनार। इस हिसाब से भी आप ध्यान में रख सकते थे इसको। और एक जो मैंने कहा आपको डिजिटल ट्री आधार कार्ड, ये चिनार के लिए ट्री आधार मिशन, आपसे अलग से पोटेंशियल है इस चीज में आपसे सवाल पूछे जाने की, एक चिनार पर ही कि किसके लिए प्रारंभ किया गया है, कहां प्रारंभ किया गया है डिजिटल ट्री आधार मिशन, तो चिनार के पेड़ के लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, ठीक है, चिनार पेड़ के संरक्षण के लिए। तो पहला वाला तो गलत है, हमने समझ लिया। दूसरा देखो, चंदन, चंदन का वृक्ष, पुष्पराज, अभी काफी चर्चित बहुचर्चित फिल्म है ना पुष्पा, तो उसमें यही चंदन के वृक्ष वाला है, ये सही है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, जो आप कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का शेषाचलम का जो वन क्षेत्र है उसमें ये मिलता है, और ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति का उदाहरण है। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति की अगर हम बात करें, तो ये जो आप पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल देखते हो, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे हमें क्या मिलेगा, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, और एकदम बेसिक एनसीईआरटी वाली बातें पूछी गई है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी तो वहां पे हमें सदाबहार वनस्पति मिलेगी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वर्षावन, ठीक। जो पर्णपाती वनस्पति है वो हमें इसी जो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल है उस क्षेत्र में मिलेगा, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट के रीजन में मिलेगा। तो ये वाला जो इलाका है जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, ये चंदन उसका एग्जाम्पल है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति के कुछ और उदाहरण भी आपको, साल, शीशम, सखुआ, महुआ, इस तरह के जितने वृक्ष हैं जो परंपरागत रूप से भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति का एक इंडिजिनस एग्जाम्पल है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा, एकदम एनसीईआरटी आधारित है, ठीक है। ये वाला एक और इमेज देखो, यही है चंदन का वृक्ष, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती, और इसका आयुसीएन स्टेटस भी ध्यान रखना कि वल्नरेबल है ये, ठीक है। कई बार यूपीएससी कई आपको रैंडम सवाल जो समझ में आता है कि वो अब मान लो इन जनरल आपने नहीं पढ़ा होगा जो चंदन है वो आयुसीएन दर्जा क्या है, लेकिन चूंकि फिल्म के कारण कई बार होता है ना कि न्यूज वगैरह में ऐसे आपके कॉमन अवेयरनेस पे पूछ लिया है कि ये सवाल, तो एक स्टेटमेंट हो सकता है इसी पे बना दे कि आयुसीएन दर्जा क्या है इसका, एक स्टेटमेंट बना दे कि किस प्रकार की वनस्पति है, तो आपने बता दिया कि भाई उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति है, एक दो एग्जांपल और दे दिया पर्णपाती का कौन सा है, एक स्टेटमेंट बना दिया आयुसीएन दर्जा क्या है, एक स्टेटमेंट बना दिया भारत में कहां मिल रहा है, लोकेशन कहां मिल रहा है। तो उस अप्रोच में आप समझो कि आपके जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है उसको कितना बेहतर तरीके से आप अप्लाई कर पाते हो, कॉमन अवेयरनेस के रूप में आप कितना बढ़िया अप्लाई कर पाते हो, उसी पे सवाल आपके सही होते हैं। ये देखो, भारत में अगर हम वनस्पतियों की बात करें, ये जो एनसीईआरटी वाला मैप है वही मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ पे, तो ये वाला देखो, ये जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल वाला क्षेत्र होगा, इसमें आप देखोगे सदाबहार वनस्पति है, सदाबहार वनस्पति दिख रहा है, ये सदाबहार वनस्पति, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में भी आपको दिखेगा सदाबहार वनस्पति। अन्य जो है आप देखोगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, अधिकांश क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति दिख रहा है ये, तो ये एनसीईआरटी से मैप लिया गया है, उसी से अगर आप इस चीज को भी ध्यान में रखोगे तो बहुत तरह के सवाल आपके सही हो जाएंगे। ये भी सेम मैप है, उसी को मतलब दर्शाया गया है, देख लो प्राकृतिक वनस्पति करके जो चैप्टर है उसी से लिया गया है, भारत की वनस्पति के प्रकार। वापस आते हैं सवाल पे, देखो तो ये वाला चंदन वाला तो बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, नीम, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। नीम आपको लगता है, अगर आप दिल्ली में रह रहे होगे तो आप देखो नीम दिल्ली में बहुत ज्यादा है, इस क्षेत्र में जैसे भी आप बढ़ोगे, आप पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, ये सेमी एरिड रीजन है, वर्षा कम होती है यहाँ पे, और भी तो ये सदाबहार वनस्पति के रूप में, अर्ध सदाबहार, सदाबहार ऐसा इनफैक्ट ये पर्णपाती वनस्पति के रूप में भी नहीं आएगा, ये उष्णकटिबंधीय शुष्क या कांटेदार वनस्पति के आसपास का जो एरिया है उसमें मिलेगा। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति, वर्षा जो है 100
100 सेंटीमीटर के 100 से 50 सेंटीमीटर या कहीं कहीं पे 50 सेंटीमीटर से कम होगा तो उस एरिया में मिलेगा। तो सदाबहार होने का तो कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो विकल्प केवल एक जो विकल्प बी है, दूसरा जो ये है विकल्प ए सही उत्तर होगा, दूसरा जो मैच है कॉलम केवल वही सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, आप इसको ध्यान में रखेंगे सारी चीजों को। जो ट्री आधार मिशन है उसे भी आप ध्यान में रखिएगा, वहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बढ़े अगले प्रश्न पर, ये मैप भी ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, आपके स्क्रीन पर है, देखिए। इसमें आपको रिवराइन आइलैंड बताया गया है, 3 जो नदी द्वीप हैं वो दिए गए हैं, उससे संबंधित राज्य दूसरे कॉलम में उससे संबंधित राज्य दिया गया है, और तीसरे कॉलम में संबंधित नदी बताई गई कि कौन से नदी पर है। पहला देखोगे आप, होप आइलैंड जो है ये आंध्र प्रदेश और नदी है गोदावरी, ये बिल्कुल सही है। होप आइलैंड आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, होप आइलैंड आंध्र प्रदेश, फेमस है ये। गोदावरी, जो गोदावरी का मुहाना है उस वहीं पे एकदम से आप देखोगे कि जो आंध्र प्रदेश का एकदम तटीय क्षेत्र है वहां पे गोदावरी के मुहाने पे ये बना हुआ एक नदी द्वीप है, नदी आइलैंड है, इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके रेफरेंसेस आते रहते हैं। होप आइलैंड आपने काकीनाडा के संदर्भ में पढ़ा होगा इसको, ठीक है, होप आइलैंड का चर्चा आते रहता है। दूसरा देखो उमानंद द्वीप, ये थोड़ा अनकॉमन है, संभव है आपने नहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो फिर भी इस तरह के सवाल कुछ दिख जाते हैं। आमतौर पे जब भी नदी द्वीप की बात होती है तो हम 3-4 के बारे में ही ध्यान में रख पाते हैं, हमें थोड़ा सा ज्यादा मजुली सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और फेमस जो नदी द्वीप हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। एक आप अपना शॉर्ट नोट्स चाहो तो अभी ही बना सकते हो, भारत का कुछ प्रसिद्ध द्वीप, ठीक है। तो जो फेमस हम मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के संदर्भ में पढ़ते हैं वो तो है, इसके अतिरिक्त जो नदी द्वीप हैं 8-10 जो मिलेंगे, आप उसको भी एक तरह से तैयार करने का प्रयास करो, वो पूछा जा सकता है सवाल। ये उमानंद द्वीप जो है असम में है, लेकिन ये सुबनसिरी नदी पर नहीं है, ये ब्रह्मपुत्रा पे ही है, ठीक है। ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, उमानंद टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है, एक देवी का टेम्पल है, उसके कारण भी ये फेमस है और असम में है, लेकिन सुबनसिरी पे नहीं है, ब्रह्मपुत्र पर है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। माजुली के बारे में सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसके बारे में आपने ध्यान रखा ही होगा। और ये उमानंद के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है जो आप ध्यान में रख सकते हो कि ये सबसे छोटा नदी द्वीप आबाद नदी द्वीप है, इस पे जिस पर आबादी निवास करती है उसका सबसे छोटा मतलब ये नदी द्वीप है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ा तो आपको पता ही है कि मजुली है, सबसे छोटा उमानंद है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक। तो लेकिन ये ब्रह्मपुत्रा पे है, तो ये वाला मैच तो हमारा कॉलम तो गलत है। श्रीरंगपट्टनम, ये देखो कावेरी नदी पर है, ये सही है, कावेरी नदी पे, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है, ये कर्नाटक में है। अगर कुछ और भी नहीं भी पता होता तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में श्रीरंगपट्टनम का रेफरेंस तो कई बार टीपू सुल्तान मैसूर, आंग्ल मैसूर संबंध, टीपू सुल्तान हैदर अली के संदर्भ में आपने श्रीरंगपट्टनम पढ़ा होगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि, चतुर्थांग मैसूर युद्ध, राजधानी श्रीरंगपट्टनम, इतना तो पढ़ा होगा। तो थोड़ा भी लॉजिक लगाओ कि मैसूर में है तो तमिलनाडु में होने के चांसेस तो है नहीं, कर्नाटक में होंगे, तो थोड़ा सा लॉजिकल भी अगर आप सोचोगे तो ये सवाल सही कर लेते आप। ये वाला मैचिंग गलत है, ठीक है। ये श्रीरंगपट्टनम कावेरी का है, नदी द्वीप है, एक नया इंफॉर्मेशन मान लो आपके लिए मिला, बट आप मैं इतना तो जरूर मानकर चल रहा हूं कि आपको ये पता होगा कि तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, विकल्प ए हमारा केवल एक मैच जो है सही हो जाएगा, सही उत्तर। बढ़े अगले प्रश्न पर। ये देखो यहां पे ये होप आइलैंड जो मैंने कहा था ये है, थोड़ा सा ये न्यू मोर आइलैंड, ये रिवराइन नहीं है लेकिन फिर भी व्हीलर के बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा। हमारा अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं इसको, जो हमारा मिसाइल लॉन्च सेंटर है, एक तरह से परीक्षण केंद्र है वो है। श्रीहरिकोटा
इसके बारे में भी आपने कई बार पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख सकते हो कि कौन फेमस फेमस जो मतलब द्वीप हैं भारत के, और एक अलग हेडिंग बनाकर आप कर लेना कि जो रिवर आइलैंड है, जो रिवराइन आइलैंड है, जो नदीय द्वीप है, उसके बारे में एक अलग हेडिंग बना के तैयार कर लेना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, देखिए आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 48 आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि 4 लोकेशन बताया गया है, ठीक है, और वो आपसे पूछा गया है कि इसमें से 1 2 3 4 संकेतक वाले 4 स्थान दिए गए हैं। इस इमेज में आपको नहीं दिख रहा है जो, लेकिन जो प्रश्न पत्र है उसमें अगर आप देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। ठीक, और आपसे पूछा गया है, कुछ कंडीशन दिया गया है किसमें, ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा, गर्मियों में भारी वर्षा के साथ 3 स्पष्ट अलग अलग ऋतुओं के होने की संभावना सर्वाधिक है। कौन सा लोकेशन, 4 लोकेशन बताया गया है और पूछा गया है कि किस लोकेशन पर 1 2 3 4 में ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होगी और 3 स्पष्टतः अलग अलग ऋतुएं होंगी। इस तरह का कंडीशन दिया गया। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में आपने जो आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा होगा और उसके बाद जो वैश्विक जलवायु क्षेत्र हैं, 12 वैश्विक जलवायु क्षेत्रों के बारे में आपने विस्तार से निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। हमने कई बार इसके रेफरेंसेस पिछले अनुभवों में भी, अनुभव के टेस्ट में भी आया है, उससे पहले अन्य भी जगहों पे हमने इसके बारे में चर्चा की है। तो जो ये 12 क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, जोन, क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उसके जो फीचर्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रखना है। ये सवाल, ऐसे सवाल आपको पेपर में दिखते हैं। यहां पे मैप के थ्रू पूछ लिया, कई बार आपको स्टेटमेंट बना के दे देगा कि ये 3-4 और बातें बना के आपसे सीधे पूछ लेता कि ये किस क्लाइमेटिक जोन का फीचर है। यहां पे आपको क्लाइमेटिक जोन पकड़ना है और लोकेशन दिया हुआ है, आपको मैप दिया हुआ है। ठीक, देखो ग्रीष्म काल में भारी वर्षा की अगर बात करें तो भारी वर्षा, आप अगर मानसूनी जलवायु का एक फीचर है, मानसूनी जलवायु भारत में जो अधिकांश क्षेत्रों में है, तो मानसूनी जलवायु का एक फीचर है कि हम ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है। अब हम रीजन्स देखते हैं। ये वाला रीजन जो है, रीजन 2 और रीजन 4 देखो, रीजन 2 और रीजन 3 देखो, ये वाला जो है, अगर हम इक्वेटर को माने 0 डिग्री को, ये लगभग लगभग यहां से इस तरह से गुजरेगा। ठीक, तो ये वाला रीजन, इसके इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होगा, इस एक मतलब जो भूमध्य रेखा है उसके दोनों साइड आप 10 डिग्री तक मान लो, नॉर्थ साउथ में, ये वाला हमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट का जोन, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश मिलता है। और भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में का फीचर क्या है कि हर दिन वर्षा होता है, सालों भर वर्षा होता है, सालों भर उच्च तापमान बना रहता है और वर्षा की सालों भर उच्च मात्रा रहती है। तो केवल ग्रीष्म में उच्च वर्षा और 2 बातें कह रहा है, 3 अलग अलग ऋतुएं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं रहता है, सालों भर उच्च तापमान बना रहता है, क्योंकि सालों भर सूर्य प्रकाश उसको मिलता रहेगा, प्रॉपर सनलाइट मिलता रहेगा, सूर्य प्रकाश मिलेगा तो तापमान भी उच्च बना रहेगा और जो संवहन के कारण वर्षा भी, मतलब जो संवहनीय वर्षा के कारण वर्षा भी सालों भर मिलेगा। तो ये वाला दोनों रीजन जो हमें दिख रहा है, ये वाला रीजन जो रीजन 2 आपको प्रश्न में पूछा गया और रीजन 3, ठीक है, ये दोनों तो भाई इक्वेटोरियल क्लाइमेट का है, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश का है, तो यहां तो हो नहीं सकता है। स्पष्ट है? ये आपको कांगो बेसिन का एरिया है और ये ब्राजील का जो क्षेत्र है वो आपको दिख रहा है। इन दोनों में आप तो एकदम समझ लो कि यहाँ पे वर्षा, मतलब गर्मियों में उच्च वर्षा और 3 डिफरेंट जो सीजन्स हैं वो होने के चांसेस तो एकदम नहीं है। तो इसको हटा देते हैं, 2 और 3 हटा दो। अब पहला वाला रीजन देखो, जो पहला बताया हुआ है, ये रीजन आप देखोगे, ये आपको उत्तर अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी पार्ट है और ये 30 से 45 डिग्री के प्रभाव के क्षेत्र में है। ठीक है, और ये वाला एरिया अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो ये
जो ब्रिटिश तुल्य जलवायु है उसका फीचर है, उसका एरिया है। ठीक है, ये वाला आप देखोगे ब्रिटेन के आसपास का जो क्लाइमेट है, एक जलवायु प्रदेश हमने पढ़ा है ना, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु में क्या होगा कि सालों भर वर्षा होगा। मौसम जो है, तापमान बहुत अधिक कभी नहीं होगा, गर्मियों में बहुत अधिक तापमान होगा नहीं, 15-16 डिग्री से ज्यादा होता नहीं है। और सर्दियों में भी मतलब जो है तापमान बहुत अधिक गिरेगा नहीं। महासागर के प्रभाव के कारण सालों भर वर्षा मिलेगा, इसको ठीक ठाक वर्षा मिलता रहेगा। शरद ऋतु में थोड़ा और तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज्यादा वर्षा, लेकिन ओवरऑल आप समझो कि सालों भर इसमें वर्षा होगा। तो ये भी अगेन जो है 3 अलग अलग ऋतुओं की बात नहीं है, और गर्मियों में वर्षा क्या वाला बात यहां गलत हो जाता है। ये वाला जो देखो आप, जो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तटीय क्षेत्र है, ये आपको मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है। और मानसूनी जलवायु में ही आपको 3 अलग अलग ऋतु भी दिखती है। शरद ऋतु आपको दिखेगा, आप समझ लो नवंबर से मार्च तक का, फिर ग्रीष्म ऋतु दिखेगा आप अप्रैल से जून तक का, और फिर आगे जो है 15 जून से रेस्ट जो अक्टूबर तक आप समझ लो वर्षा ऋतु आपको दिखता है। तो 3 डिफरेंट सीजन तो हमेशा दिखेंगे। और गर्मियों में अधिक वर्षा, मानसूनी वर्षा 80% तक जो वर्षा, भारत का ही एग्जाम्पल लो, 80% तक जो वर्षा है वो गर्मियों में ही मिलता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून तो मानसूनी क्लाइमेट का फीचर है। तो जो चौथा क्षेत्र है, यही हमारा जो उत्तर में दिया गया कंडीशन है उससे मैच कर रहा है। स्पष्ट है? ये देखो मानसूनी जलवायु, आपको कुछ भी याद होता, अगर आपको लोकेशंस याद देखो जब भी आप जलवायु प्रदेश है, 3 चीज आपको ध्यान में रखना है कि कितने जलवायु प्रदेश हैं, तो 12 जो जलवायु प्रदेश बांटे गए। उन जलवायु प्रदेश का फीचर्स क्या है, वर्षा क्या होगा, वर्षा किस मौसम में होगा, तापमान का वेरिएशन क्या होगा, प्रमुख वनस्पति क्या होगी। ठीक, फीचर्स पहला कि कौन सा जलवायु प्रदेश है, फीचर्स क्या होगा, वर्षा के संदर्भ में, तापमान के संदर्भ में, वनस्पति के संदर्भ में, और विश्व में वितरण कहां पर है, डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, उसको ध्यान में रखना है। तो वितरण, जो मानसूनी जलवायु का वितरण है वो आप देख लो, ये सेंट्रल अमेरिका वाला क्षेत्र जो है वो है, भारतीय उपमहाद्वीप साउथ ईस्ट एशिया वाला आसियान वाला जो क्षेत्र है वो है, अफ्रीका का जो ये दक्षिण पूर्वी तट है वो है, और ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो क्षेत्र है ये मानसूनी जलवायु का प्रभाव क्षेत्र है। ठीक, यही आपको दिया हुआ था मानसूनी जलवायु वाला ये वाला लोकेशन, तो ये मानसूनी जलवायु के फीचर्स से मैच कर रहा है। अन्य देखो ब्रिटिश तुल्य जलवायु, ये दिया हुआ था आपको पहला में, मैंने कहा था ये ब्रिटिश तुल्य जलवायु का एग्जाम्पल है। ये देखो उष्ण आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु ये भूमध्य रेखा के पास पास दिखेगा, ये दिया हुआ था एक, ये दिया हुआ था, और ये जो आपको इंडोनेशिया के आसपास वाला क्षेत्र, आसियान वाला क्षेत्र, बोर्नियो इंडोनेशिया क्षेत्र, वहां पे पाया जाता है। स्पष्ट है? आपको जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में अगेन रिपीट कर रहा हूं, लोकेशन ध्यान में रखना है और फीचर्स ध्यान में रखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86, आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए आप लोग। इसमें कुछ आपको हिंट दिया गया है और उसके बाद पूछा गया है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। यह एक द्वीप है जिसकी तट रेखा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि के लगभग बराबर है। इसके पश्चिम में बैफिन की खाड़ी और डेविस जलडमरू मध्य अवस्थित है, और इसके उत्तर पश्चिम में एक संकीर्ण जलीय भाग इस द्वीप को कनाडाई क्षेत्र से अलग करता है। उपयुक्त गद्यांश किस द्वीप का वर्णन किया गया है? देखो ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि के लगभग बराबर है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की परिधि के लगभग 39,000 किलोमीटर के आसपास है, और जो ये ग्रीनलैंड है, सही उत्तर इसमें ग्रीनलैंड होगा। ग्रीनलैंड का जो आप देखोगे, ग्रीनलैंड का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय तट रेखा आप समझ लो, जो तट रेखा है वो लगभग 39,000 किलोमीटर की है। और ये जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर, जो आपको पहला हिंट दिया गया है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि के लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये वाला बात उससे मैच करता है। दूसरा, आपसे ये सवाल पूछा क्यों गया है? अब देखो, जब से ये अपने ट्रम्प भाई साहब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह की बातें की है। ठीक है, इनका बार बार, अमेरिका का पहले से भी रहा है ग्रीनलैंड के प्रति, ग्रीनलैंड को एक तरह से ऑक्यूपाई करने की उनकी एक चेष्टा रहती है, उनकी एक नीति रही है, पहले भी चर्चा में रहा। और इस बार जब ट्रम्प भाई साहब दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं, तो इन्होंने तो घोषित तौर पर ही कह दिया कि वो ग्रीनलैंड को मतलब एक तरह से ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लेंगे।
ग्रीनलैंड एक दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। लगभग ये जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पिघल रहा है, तो यहाँ पे रिसोर्सेस की बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा अनुमान है कि यहाँ बहुत अधिक संसाधन है, खनिज संसाधन और अन्य संसाधन बहुत अधिक हैं। तो इसके कारण भी इसका मतलब इसका डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड का डिमांड, ग्रीनलैंड मांग में है। तो इसके कारण ट्रंप भाई साहब द्वारा इस पर अपना मतलब दृष्टि रखा गया है कि भाई इसको तो हम हथिया लेंगे। तो यूपीएससी के लिए भी ये फेवरेट हो गया कि भाई ग्रीनलैंड से संबंधित कुछ प्रश्न बना दें। संभावना है पेपर में आपको इस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर आपसे कोई भी सवाल किसी भी तरह घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आप तैयार रहिएगा। उसी तरह से उसके लोकेशन पर आधारित यह प्रश्न पूछा गया है। अगर आप इसके पश्चिम में देखोगे, बैफिन की खाड़ी है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये वाला, ये बैफिन की खाड़ी, ये ग्रीनलैंड है, बैफिन की खाड़ी, और ये डेविस स्ट्रेट है, डेविस जलसमूह मध्य है, ठीक, यही बात कह रहा है। और कह रहा है उत्तर पश्चिम में आप देखोगे कि बेहद सकड़ा, ये बेहद मात्र 16 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है, और ये कनाडा का क्षेत्र है, एलिस मेरे द्वीप बोलते हैं, एलिस मेरे, ठीक है, ये कनाडा का एलिस मेरे द्वीप है। तो काफी क्लोज है। आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से किसी भी प्रकार से ग्रीनलैंड पे आधारित किसी भी प्रकार का प्रश्न आप संभव है एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में। अभी वर्तमान में ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसके बारे में अमेरिका की नीति थोड़ा सा एक दो हिस्ट्री के संदर्भ से भी थोड़ा पीछे जाकर भी कि क्या मतलब रीजन रहा, अमेरिका क्या नीति रही है, कब उन्होंने कहा, बीच में अमेरिका द्वारा आधिकारिक रूप से कहा गया कि वो ग्रीनलैंड पर किसी भी प्रकार से अधिकार या कब्जा करने की नीति त्याग रहे हैं। लेकिन अभी फिर से हालिया चर्चा में रहा है ट्रंप भाई साहब के कारण, तो अगेन आपसे पूछा जा सकता है। ये एलिस मेरे द्वीप भी ध्यान में रखिएगा, कनाडा के एकदम सबसे नजदीक ये कनाडा के ही है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। डेनमार्क के आधिपत्य पर है, लेकिन डिस्टेंस वाइज मात्र 16 किलोमीटर की दूरी है एलिस मेरे द्वीप से, तो कनाडा से ज्यादा नजदीक है ये, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90। इसमें कह रहा है कंडीशन दिया गया है, या यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करना बंद कर दे, रोटेशन करना बंद कर दे, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना जारी रखे, तो क्या होगा? उसके बाद आपसे पूछा गया संभावित परिणाम के बारे में। वायु की दिशा में अचानक परिवर्तन, ध्रुवीय क्षेत्रों में भारी बाढ़, अत्यधिक तापमान। देखो, जो सबसे पहले तो आपको पृथ्वी के गति के बारे में, आपको पृथ्वी की दो गति होती है, घूर्णन और परिक्रमण। परिक्रमण सूर्य की परिक्रमा करता है, जो हम एक सौरिक वर्ष मानते हैं, 365 डेज आमतौर पर हम कहते हैं। तो एक वो परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है, साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी 24 घंटे में एक बार घूम लेता है, पूरा घूर्णन कर लेता है। और जो पृथ्वी पर अधिकांश गतिविधियां हैं वो इसी घूर्णन और परिक्रमण के कारण होती है, ठीक। अब उसका क्या क्या प्रभाव, ये कह रहा है परिक्रमा तो करता रहेगा, लेकिन घूर्णन रुक जाएगा तो क्या परिणाम होगा। अब घूर्णन का क्या क्या इंपैक्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। एकदम आधारभूत सवाल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर पूछा गया है। मैंने एकदम सिंपल कर दिया कि देखो परिक्रमा कर रहा है और घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो अब अगर परिक्रमा सूर्य के चारों ओर कर ही रहा है लेकिन घूर्णन रुक गया तो क्या क्या प्रभाव होगा। सबसे पहला प्रभाव देखो, पहला घूर्णन के कारण ही जो है, जो आपने कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, कोरियोलिस बल के बारे में आपने पढ़ा होगा। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है, और पवनों की दिशा, पवनों के वेग आदि को निर्धारित करने में कोरियोलिस बल का सीधा सीधा इंपैक्ट होता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसको। अब अगर घूर्णन रुक गया तो कोरियोलिस बल रुक जाएगा, क्योंकि घूर्णन से ही उत्पत्ति हो रही है उसकी। अब कोरियोलिस बल अगर रुक जाएगा, कोरियोलिस बल की उपस्थिति नहीं रहेगी, तो पवनों की जो दिशा है उसमें परिवर्तन आएगा। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्र में भारी बाढ़। अब देखो घूर्णन के कारण क्या होगा, ये वाला इमेज देखो, घूर्णन के कारण क्या होगा कि इक्वेटर के पास उभार, इक्वेटोरियल बेल्ट जो है, मतलब आप इसको समझ सकते हो, भूमध्य रेखीय उभार जो है वो हमें, घूर्णन के कारण भूमध्य रेखीय उभार जो है
पृथ्वी की भूमध्य रेखा और ध्रुवीय व्यास के बीच अंतर होता है। ये क्यों होता है? इसको जो भूमध्य रेखीय उभार या इक्वेटोरियल बल्ज है, ये क्यों होता है? घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी घूर्णन के कारण। इसका क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है कि जो इक्वेटर है उसका व्यास अधिक होता है ध्रुवीय क्षेत्रों के व्यास की तुलना में। अब इक्वेटर का व्यास अगर अधिक होगा तो जो सागर है, महासागर है, इक्वेटर के पास अधिक गहरे होते हैं और अधिक जल को समायोजित कर सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में वो कम गहरे होते हैं, उथले होंगे तुलनात्मक रूप से इक्वेटर की तुलना में। तो अगर घूर्णन बंद हो गया तो ये जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, ये भूमध्य रेखीय उभार है, ये समाप्त हो जाएगा, ये समझ लो कि सपाट टाइप का हो जाएगा। तो इसके कारण जो इक्वेटोरियल रीजन है उससे जल जो है, उसका जो वाटर है, उसका शिफ्टिंग किधर होना चाहिए? उसका शिफ्टिंग जो हो जाएगा वो आपको ध्रुवीय क्षेत्र में होगा। लगभग 21 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। तो इतना जल का अंतर होगा, तो सडनली अगर इस तरह की चीजें होंगी तो क्या होगा? बाढ़ की स्थिति ध्रुवीय क्षेत्र में उत्पन्न होगी, ठीक है। देखो विकल्प में क्या कह रहा है? ध्रुवीय क्षेत्र में भारी बाढ़। क्यों भारी बाढ़ आएगा? घूर्णन के कारण जो है इक्वेटर के रीजन में आपको देखोगे व्यास अधिक है, ध्रुवीय क्षेत्र में व्यास कम है, अधिक महासागरीय जल को समायोजित किया हुआ है इक्वेटर के रीजन में। इसके कारण क्या होगा कि यहां पे अधिक ध्रुवीय क्षेत्र में जो, अगर ये घूर्णन बंद हो जाएगा तो ये जो समायोजन है ये कम हो जाएगा, ये इसमें चेंज आएगा और ये पानी शिफ्ट करेगा ध्रुवीय क्षेत्र में, जो कि बाढ़ का कारण बनेगा। तीसरा देखो, अत्यधिक तापमान। आपने पढ़ा होगा दिन और रात क्यों होता है। पृथ्वी दिन और रात और सीजन, जो मौसम ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी पर, उसके पीछे का मूल कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका होना और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन की गति। घूर्णन के कारण ही जो है दिन और रात होता है। अब अगर घूर्णन स्टॉप हो जाएगा तो पृथ्वी का एक पार्ट सिर्फ परिक्रमा कर रहा है, तो देखो एक पार्ट जो है वो हमेशा उसको सनलाइट मिलता रहेगा, 6 महीने का दिन 6 महीने का रात। तो टेम्परेचर, जिसको हमेशा लाइट मिलता रहेगा उसका टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा, जिसको एकदम से लाइट नहीं मिलेगा उसका टेम्परेचर काफी गिर जाएगा। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अत्यधिक हो जाएगा, 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो है अत्यधिक तापमान, कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक तापमान हो जाएगा, दिन और रात की गतिविधियां प्रभावित हो जाएंगी, तापमान वृद्धि भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो तीनों जो है 1 2 3 ये तीनों सही है। विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको पढ़ लो। जो भूमध्य रेखीय उभार है, पृथ्वी के भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय व्यास के बीच के अंतर को बताता है। यह घूर्णन द्वारा लगाए गए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र प्रसारक बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। इसके कारण भूमध्य रेखा अधिक गहरा होता है और ध्रुवों पर उथला होता है, ठीक है। महासागर भूमध्य रेखा पर अधिक गहरा होता है। यदि घूर्णन रुक जाता है तो इक्वेटर जल ध्रुवों की ओर शिफ्ट होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में बाढ़। वही एक्सप्लेन किया गया है, वही मैंने आपको यहां पे बताया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 91। इसमें अगेन देखो ये मिसमैच वाला सवाल दिया गया है। 3 इसमें कुछ लेक्स दिए गए हैं, झील का नाम दिया गया है और उसका क्षेत्र बताया गया है, कौन से रीजन में है वो, और उससे संबंधित नदी के बारे में है कि जल प्रदान, किस नदी को जल प्रदान करती है, इस तरह का। पहला है पेंगोंग शो लेक। जो पेंगोंग सो लेक है, आप लद्दाख, पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में है, काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, करंट अफेयर्स में भी। अगेन ये करंट अफेयर्स में चर्चा में है। अभी आप देखोगे 26 दिसंबर को भारतीय सेना द्वारा क्या किया गया है, जो पेंगोंग तो शो लेक है, भारत और चीन के बीच, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद का कारण रहता है। अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा इसके किनारे पर छत्रपति शिवाजी की एक बड़ी सी प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगेन इसके कारण थोड़ा सा ये चर्चा में रहा था। तो इसको ले, ये आपने आईआर के दृष्टिकोण से भी पढ़ा होगा, इसके रेफरेंसेस बार बार आते होंगे। उस हिसाब से तो आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। करंट के हिसाब से भी हो सकता है आपको एक स्टेटमेंट बना दे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के संदर्भ में। दूसरा हो सकता है कि मान लो जो करंट में चर्चा रहा उससे ना जोड़कर इसके बेसिक्स के बारे में आपसे सवाल पूछ ले, जो यहां बनाया गया है। तो ये बात तो ठीक है, पेंगोंग शो लेक एशिया में है, पूर्वी लद्दाख में। सियोक रिवर जो सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी तंत्र है ना, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सियोक रिवर। किसी जमाने में सियोक रिवर जो है ये कनेक्टेड थी इससे,
जो अपना पेंगोंग तोशो लेक है, लेकिन नेचुरली ये बंद हो गया, नेचुरल प्राकृतिक तटबंध बन गया है, और उसके बाद अब जो है पेंगोंग तोशो लेक कंप्लीटली लैंडलॉक है। क्या है? पूर्णतः यह लैंडलॉक है, और ये किसी भी रिवर से कनेक्टेड नहीं है। तो ये वाला गलत है, श्योक रिवर के साथ कनेक्टेड नहीं है, आप ये ध्यान में रखिएगा। श्योक रिवर कहां पे है? ये भी लद्दाख के रीजन में है, ठीक। और जो सिंधु नदी तंत्र है उसका ट्रिब्यूटरी है। दूसरा देखो, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहां है? अफ्रीका में। आपने पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की ही सबसे बड़ी झील नहीं, दुनिया की दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ये भी ध्यान, विक्टोरिया लेक काफी फेमस है, यूपीएससी का फेवरेट रहा है, कभी भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, लोकेशंस वगैरह को लेकर भी पूछ सकता है कि कौन से देश से कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 3 देश हैं मूलतः जो है, ये तंजानिया और युगांडा और मतलब जो है आपको कीनिया के साथ कनेक्टेड है। आप इस चीज का लोकेशन अभी हम मैप में देख लेंगे इसको। जो अफ्रीका की सबसे प्रमुख नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी है, वो कौन है? नील। नील का जो है दो, मतलब आप समझ लो कि एक तरह से 2 धाराएं हैं, एक व्हाइट नाइल और दूसरा ब्लू नाइल। जो सफेद नील नदी है उसके लिए उसकी शुरुआत कहां से होती है? यही विक्टोरिया झील से, इसी से निकलती है, विक्टोरिया झील से ही वो निकलती है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है आपको। तो ये मैचिंग सही है। अभी देखो, ये एक तो वैसे भी विक्टोरिया झील, आप जो ज्योग्राफी थ्रू मैप्स पढ़ते हो, जो आप मैप का और एटलस का रोल है ज्योग्राफी में, उसके हिसाब से पहले भी यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछा है। अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण जो आप समझ लो कि फीचर्स है, जो हम प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में पढ़ते हैं, वो विक्टोरिया झील के बारे में एक चीज पढ़ना जरूरी ही रहता है, एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना ही। अभी रिसेंट में कुछ रिसर्च आया है कि यहाँ पे एल्गल ब्लूम के कारण इसका कलर चेंज, ग्रीन कलर होने के कुछ रिसर्च आए हैं, कुछ शोध आए कि ये एल्गल ब्लूम यहां हो रहा है और कलर चेंज हो रहा है इसका, ग्रीन मतलब, ठीक है। और इसको कनेक्ट किया गया है, जो तीसरा आपको दिया गया है, जो नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स हैं, इरी झील, वहां पर भी देखा गया है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है, अफ्रीका में, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के तापमान में अंतर होगा। अफ्रीका, तो जब नॉर्थ अमेरिका में तापमान में वृद्धि होती है, तो यहां भी उसी तरह का एल्गल ब्लूम नोटिस किया गया है जैसा कि विक्टोरिया लेक में होता था। तो एक रिसर्च, ये करंट अफेयर्स में चर्चा में था, इसलिए जोड़कर आपसे ये सवाल बनाया गया है। संभव है ऐसे सवाल आपसे फिर यूपीएससी भी इसी तरह से पूछ ले, ठीक। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। ये देखो, ये पेंगोंग तोशो लेक है, और ये आईआर में आपने पढ़ा होगा कि इसके जो पेंगोंग तोशो लेक है, इसके 60% लेंथ पे चाइना का है अधिकार, 40% पे ही भारत का अधिकार है। यही 26 दिसंबर को पेंगोंग तोशो झील के किनारे छत्रपति शिवाजी की एक बड़ी सी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इसी कारण यह चर्चा में रहा था। अब देखो, ये जो मैंने कहा आपको विक्टोरिया लेक के बारे में, लेक विक्टोरिया ये है, ये आपको ध्यान में रखना है कि तंजानिया, युगांडा, मूलतः तंजानिया और युगांडा में है, लेकिन कीनिया से भी सीमा साझा करता है। ये 3 देश हैं जिसके साथ ये सीमा साझा करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस किस से सीमा साझा करता है। पहले भी पूछा गया इस तरह का सवाल, अभी भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है लेक विक्टोरिया, युगांडा, तंजानिया और कीनिया, ठीक। और मतलब जो व्हाइट नाइल रिवर है, वो उसको ये जल प्रदान करता है। जो अगला तीसरा मैचिंग था सवाल में, जो तीसरा कॉलम था, ये देखो, तीसरा कह रहा है इरी लेक, इरी झील, उत्तरी अमेरिका, ठीक बात है। उत्तरी अमेरिका के 5 जो ग्रेट लेक्स हैं उसमें से है उत्तरी अमेरिका के। और ये नियाग्रा नदी, नियाग्रा फॉल्स, आपने काफी मतलब न्यूज वगैरह में, सोशल मीडिया वगैरह पे नियाग्रा फॉल्स के आपने पिक्चर वगैरह देखे होंगे, काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। तो नियाग्रा रिवर और नियाग्रा फॉल्स ये कनेक्टेड है इरी से, ठीक है।
तो ये भी सही है। आपको देखो फिर से जैसे मैंने कहा कि विक्टोरिया आपको अफ्रीका के संदर्भ में ध्यान में रखना है, उसी तरह नियाग्रा फॉल्स जो है, नियाग्रा फॉल्स और जो ग्रेट लेक्स हैं वो आपको उत्तर अमेरिका के जो भौतिक विशेषताएं हैं उसके संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है। ये ग्रेट लेक्स हैं, लेक सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो ग्रेट लेक्स 5 हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो और मिशिगन, मिशिगन एकमात्र लेक है इन पांचों में जो कंप्लीटली यूएसए के इसमें है। बाकी ये जो है ये यूएसए कनाडा का सीमा बनाता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। जो मिशिगन है ये पूर्णतः यूएसए में है, बाकी चारों जो है सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो और ह्यूरॉन, ये जो है कनाडा और उत्तर अमेरिका की सीमा बनाती है। इसी में ये ईरी जो है, आप देखो ये नियाग्रा रिवर दिख रहा है आपको, और ये जो है हमारा लेक इरी है। तो नियाग्रा रिवर जो है और नियाग्रा फॉल्स जो है ये कनेक्टेड है इरी रिवर से, ठीक है। ये मतलब इरी लेक से कनेक्टेड है, बॉर्डर पे है, यूएस कनाडा के बॉर्डर पे है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, देखिए आपके स्क्रीन पर है। इसमें 4 खनिजों का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने आधिकारिक तौर पर जो है ऑफिशियली इसको मेजर मिनरल्स के रूप में डेजिग्नेटेड किया गया है। उपयुक्त में से कितने, बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज। अब देखो ये एकदम कंप्लीटली करंट अफेयर्स का, आप ऐसे तो ध्यान में नहीं रख सकते हो। आई थिंक जहां तक मुझे जानकारी है 85 से अधिक मेजर मिनरल्स हैं। कितने मेजर मिनरल्स आप ध्यान में रखोगे, सब रट भी नहीं सकते हो मेजर माइनर मिनरल्स। तो आपको ध्यान में मेजर, आपको ये ध्यान में रखना है कि मेजर मिनरल्स माइनर मिनरल्स पे किसका अधिक जो केंद्र सरकार का क्या अधिकार रहता है, राज्य सरकार की का क्या अधिकार रहता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। और रिसेंटली कौन सा मेजर मिनरल्स है में को लेके चर्चा में रहा है, या कौन सा माइनर मिनरल रिसेंट करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा है, उस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। अभी देखो ये पूछा इसलिए गया है कि फरवरी 2025 में जो भारत की खान मंत्रालय है उसके द्वारा इन चारों को, ये जो बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक, क्वार्ट्ज हैं, इन चारों को जो है मेजर मिनरल्स का दर्जा दिया गया है, मेजर मिनरल्स में शामिल किया गया है, माइनर से मेजर हो गया है। तो विकल्प डी जो है आपका सही उत्तर होगा। चारों है मेजर मिनरल्स। अभी फरवरी 2025 का ये न्यूज है, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंस जो आप देखोगे रेयर अर्थ एलिमेंट के एप्लीकेशन में इन मिनरल्स के उपयोग के कारण को देखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। स्पष्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, देखिए आपके स्क्रीन पर है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है भारत के फिजियोग्राफी के संदर्भ में, जो भारत की भौतिक संरचना है उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है राजमहल पहाड़ियां मध्य उच्च भूमि का विस्तार है। राजमहल पहाड़ियां मध्य उच्च भूमि का विस्तार है। अगर आप भारत के तीनों स्टेटमेंट अगर आप इसमें देखोगे तो ये तीनों स्टेटमेंट किससे संबंधित है, भारतीय पठार से संबंधित है। भौतिक संरचना में आपने पढ़ा होगा भारत के फिजियोग्राफी में, उत्तर की पर्वत श्रेणियां, भारतीय पठार, मैदान, द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इस तरह से आपने भारत की फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ा होगा और उनकी फिर अलग अलग विशेषताओं के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ो, राजमहल पहाड़ियां, मध्य उच्च भूमि, कार्बी एंगलोंग और गाविलगढ़ पहाड़ियां, तीनों जो है भारत का जो पठार है, भारतीय पठार जिसको आप कह सकते हो, उससे संबंधित है। अब भारतीय पठार के क्षेत्र को अगर हम देखें तो इसको 3 भाग में मूलतः बांटकर हम देखते हैं। ये वाला जो रीजन है, ये मान लो कि हम पश्चिमी घाट मान लेते हैं, ये पूर्वी घाट मान लेते हैं, पश्चिमी घाट। अब ये वाला जो एरिया है ये दक्कन का क्षेत्र है, दक्कन पठार। यहां पे आप देखोगे सतपुरा रेंज जो है ये इसका नॉर्दर्न उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, और यहां पे ये अरावली से इधर वाला जो रीजन है इसको सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि बोलते हैं, मध्य उच्च भूमि, ठीक है।
आप समझ लो कि ये जो मध्य प्रदेश का पठार, छोटा नागपुर, फिर इधर झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, ये मध्य उच्च भूमि का पार्ट है। तो ये जो राजमहल हिल्स है मध्य उच्च भूमि का विस्तार है। बिल्कुल सही बात है। ये राजमहल हिल्स जो आप बिहार और झारखंड का क्षेत्र देख रहे हो, जो छोटा नागपुर का पठार है, इसका नॉर्दर्न उत्तरी सीमा जो है, उत्तरी पूर्वी सीमा आप समझ सकते हो, ये होगा राजमहल हिल्स। जो आप झारखंड में आप देख लो, छोटा नागपुर पठार के उत्तर में आप जो संथाल परगना का एरिया है, और बिहार में जो भागलपुर का एरिया है, वो राजमहल हिल्स के क्षेत्र में है। तो यहां पे आप समझ लो कि ये राजमहल हिल्स का रीजन है। ये किसका विस्तार है? ये किसका विस्तार है? सेंट्रल हाईलैंड का ही विस्तार है, मध्य उच्च भूमि का ही विस्तार है। तो ये बात तो बिल्कुल सही बात है। एक दक्कन का पठार हो गया, एक मध्य उच्च भूमि हो गया, एक पूर्वोत्तर का पठार। पूर्वोत्तर का पठार का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? मेघालय का पठार। मेघालय के पठार को आप देखोगे फर्दर हम बांट सकते हैं गारो, खासी, जयंतिया, जो भी ट्राइब्स वहां रहती है उसके आधार पर उसको बांट दिया गया गारो, खासी, जयंतियाओं में। और उसी का एक्सटेंशन जो मेघालय पठार है, उसका ही विस्तार आप देखोगे असम के क्षेत्र में कार्बी एंगलोंग तक हो जाता है। वही बात ये दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है, कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां मेघालय के पठार का ही विस्तार है। जो पूर्वोत्तर का पठारी क्षेत्र है उसी में मेघालय का पठार उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो मेघालय का पठार है उसी का विस्तार असम के क्षेत्र में जो हो गया वही कार्बी एंगलोंग का क्षेत्र है। स्पष्ट है? इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है गाविलगढ़। ये कह रहा है कि गाविलगढ़ पहाड़ियां हजारीबाग के पठार का विस्तार है। हजारीबाग का पठार कहां पे होगा? आपको ये हजारीबाग का पठार अगेन झारखंड में छोटा नागपुर के पठार का फर्दर डिवीजन करेंगे तो उसका एक पार्ट क्या आएगा? हजारीबाग का पठार आएगा। लेकिन यहां पे आपसे क्या कह रहा है? गाविलगढ़ का। गाविलगढ़ पहाड़ियां हजारीबाग के पठार का विस्तार नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होता कि गाविलगढ़ की पहाड़ियां कहां है और हजारीबाग का पठार कहां है, तो आप इसको सही कर सकते थे। गाविलगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, ये दक्कन का आप नॉर्दर्न सीमा समझ सकते हो। ये महाराष्ट्र और एमपी वाला जो रीजन है, यहां पे गाविलगढ़ की पहाड़ियां हैं। ठीक है, गाविलगढ़ की पहाड़ियां कहां है? दक्कन का जो उत्तरी सीमा आप समझ सकते हो, महाराष्ट्र और एमपी वाला जो रीजन है दक्कन में, तो उसमें गाविलगढ़ पहाड़ियां हैं। और हजारीबाग का पठार जो है, मैंने आपको बताया कि ये छोटा नागपुर के पठार से संबंधित है, तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पूछा आपसे कौन सा सही है? तीसरा छोड़ के बाकी दोनों, पहला और दूसरा, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, ये एनसीईआरटी वाला मैप है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। यही चीज है, ये वाला मैंने आपको जो अभी बताया, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और ये वाला दक्कन का पठार, ये सेंट्रल हाईलैंड इधर अरावली से, और ये सेंट्रल हाईलैंड का ही विस्तार है। और यही जो है सेंट्रल हाईलैंड, ये यहां पे क्या हो जाएगा? छोटे एक्सटेंशन, ये छोटा नागपुर पठार। ये जो मध्य उच्च भूमि है इसी का विस्तार पूर्व में झारखंड के क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार, और यहीं पे ये जो इसका उत्तरी सीमा है, ये क्या हो जाएगा? ये आपको राजमहल हिल्स हो जाएगा। और यहां पे गाविलगढ़ की पहाड़ियां हैं। ठीक है, स्पष्ट है? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 94। ये आपको पूछ रहा है अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट के बारे में, एसीसी। हाल ही में समाचारों में रही अंटार्कटिक परिध्रुवीय जलधारा, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है, यह विश्व की सबसे बड़ी महासागरीय जलधारा प्रणाली ओशन करंट सिस्टम को दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे कि सबसे प्रभावी, सबसे मजबूत जो ओशनिक करंट है उसको दर्शाता है, उसका एग्जाम्पल है ये आर्कटिक सरकमपोलर करंट। ये देखो, ये जो है यही आर्कटिक, ये पूरा आर्कटिक को इनसर्कल करता है, आर्कटिक को घेरता हुआ चलता है। सबसे मजबूत जो है ये महासागरीय प्रणाली, महासागरीय धारा प्रणाली को दर्शाता है, एसीसी, आर्कटिक सरकमपोलर करंट। ठीक है, तो ये पवन निर्मित है, पवन निर्मित सतही मतलब आप समझ सकते हो पवन निर्मित जो सरफेस करंट है उसका एक एग्जाम्पल है। और ये तीनों, अगला स्टेटमेंट देखो, अगला स्टेटमेंट
अगला स्टेटमेंट कह रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी महासागरीय जलधारा प्रणाली को दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है। यह वैश्विक महासागर के सभी 3 मुख्य बेसिनों को संयोजित करती है। बिल्कुल सही बात है। ये विश्व के तीनों मुख्य जो है, ये आपको अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर बेसिन, तीनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे प्रभावी, सबसे मजबूत और सबसे बड़ी जो महासागरीय जलधारा है उसको रिप्रेजेंट करता है आर्कटिक सर्कमपोलर करंट। और ये एक स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत रहता है, और ये आर्कटिक को एक तरह से समझो कि अलग बना के रखता है, आर्कटिक को रेस्ट इससे मतलब एक तरह से घेरे रहता है। एक ये जो इनसर्कल करता है, तो आर्कटिक में जो वाहे आप समझ लो एक समुद्री फीचर्स हैं, जो अन्य मतलब आर्कटिक क्षेत्र से बाहर के जो आप इकोलॉजिकल फीचर्स हैं, उससे इसको अलग रखता है, उससे इसको बाहर रखता है। ठीक है, इसमें देखोगे ये जो आर्कटिक सर्कमपोलर करंट है, इसका रिसेंट में ये चर्चा में इसलिए रहा है कि जो आर्कटिक का आइस है ना, वो काफी तेजी से पिघल रहा है, उसके कारण ये जो एसीसी है ये कमजोर हो रहा है। ठीक है, आर्कटिक सर्कमपोलर करंट जो चल रहा था ये कमजोर हो रहा है, और इसके कमजोर होने के कारण जो है आप देखोगे कि जो वाहे महासागरीय मतलब आप इन्वेसिव स्पेसीज समझ सकते हो जो आर्कटिक के लिए इंडिजिनस नहीं, उसका प्रवेश आर्कटिक क्षेत्र में होने की संभावना है, और एक तरह का खतरा दर्शाया गया है कि आर्कटिक का इकोसिस्टम इससे मतलब प्रभावित, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। इसी कारण ये करंट में न्यूज में था, इसलिए आपसे ये सवाल पूछा गया है। देखो, तो दूसरा वाला भी सही है, वैश्विक महासागर मैंने बताया तीनों जो अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन है, तीनों को कनेक्ट करता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है आर्कटिक क्षेत्र में कुछ आक्रामक विदेशी प्रजातियों को ला रही है। नहीं, ये मतलब जो है गलत है, ये तो रोकता है, इसके कमजोर होने के कारण। जब अभी करंट में चर्चा में ये इसलिए रहा, ये जो आर्कटिक सर्कमपोलर करंट है ये कमजोर हो रहा है। कमजोर क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्कटिक काफी तेजी से पिघल रहा है, और उसके कमजोर होने के कारण जो इन्वेसिव स्पीसीज है उसकी एंट्री हो रही है। ये तो एक तरह से प्रिवेंट करता है, आपने देखा इस इमेज में, ये एक तरह से प्रिवेंट करता है, बाकी एक बहुत मजबूत करंट बनाए रखता है, आर्कटिक को इनसर्कल कर रहा है, घेरे हुए, तो बाह्य जो स्पीसीज है, इन्वेसिव स्पीसीज है, उसको रोकता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट, बार बार हम अगले प्रश्न पे चले जा रहे हैं, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है, उत्तर हमारा विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, ये इमेज ध्यान में रखना है। आज की हमारी इस परिचर्चा का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 95, ये भी एआर टाइप सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया, पहला ये आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है ऊंचाई के साथ वायु की गति में तीव्र परिवर्तन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास को सुविधाजनक बनाता है। ऊंचाई के साथ वायु की गति में तीव्र परिवर्तन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास को सुविधाजनक बनाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं। अगर वो पता होगा तो ये सवाल आप इजीली कर सकते हो। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए आवश्यक दशाओं में हम पढ़ते हैं कि ऊंचाई के साथ, मतलब जो पवन की ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जो है उस स्पीड या डायरेक्शन में बहुत ज्यादा गति या दिशा में बहुत ज्यादा, वर्टिकली पवन की गति या दिशा में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन होगा तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा? इसके परिणाम स्वरूप जो एक तरह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो स्टीम इंजन के रूप में काम करता है वो बाधित होगा तो कमजोर हो जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ो फिर से, ऊंचाई के साथ वायु की गति में तीव्र परिवर्तन, मैं कह रहा हूं कि ऊंचाई के साथ वायु की गति एकदम समान बनी रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो कमजोर हो रहा है। ये कह रहा है तीव्र परिवर्तन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास को आसान बनाता, नहीं, ये गलत है। ये देखो, ये जो हाइट के साथ है, अगर ये बहुत ज्यादा, ये एक तरह से स्टीम इंजन के रूप में आप समझ लो ये काम करता है, और हाइट के साथ अगर ये बहुत जो विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड होगा वो बहुत ज्यादा चेंज होगा, तो ये एक तरह से समझो कि इसका शिफ्टिंग होगा, तिरछा हो जाएगा।
ठीक है, तो ये ओवरऑल जो हम मतलब कॉन्सेंट्रेटेड रहे ये तिरछा होगा, तो जो ओवरऑल ये चक्रवात एक स्टीम इंजन के रूप में जो काम कर रहा है वो प्रभावित हो जाएगा। यहां अगले स्लाइड में मैंने देखो, ये ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में न्यून अंतर, ये एक आवश्यक कंडीशन है। ठीक है, 5-6 जो आवश्यक कंडीशन है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए, वो कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में और दिशा में न्यूनतम परिवर्तन, गति और दिशा में अगर परिवर्तन होगा तो उसका जो मतलब समझ लो कि जो कोर, वार्म कोर रहता है ना, जो मतलब जो चक्रवात का जो सेंटर कोर एरिया है वो काफी गर्म रहता है, अगर ये गति शिफ्ट होगा तो ये एक तरह से टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा मतलब झुक जाएगा, तिरछा हो जाएगा, तो ये वार्म कोर बाधित हो जाएगा, इसके कारण चक्रवात काफी कमजोर हो जाएंगे, चक्रवात बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अन्य दशाएं क्या है, वृहद उष्ण समुद्री सतह, पहले भी अपने पढ़ाई होगा, इसके तापमान उच्च तापमान होना चाहिए 27 डिग्री, इसीलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही बनेगा और गर्मी के मौसम के बाद बनता है। आमतौर पर आप देखोगे अधिकांश या तो मानसून से पहले या मानसून के बाद रहता है। मजबूत कोरियोलिस बल, इसीलिए आपको इक्वेटर के आसपास नहीं बनेगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में न्यून अंतर, अभी हमने इस सवाल में वही बात है, गर्म एवं आर्द्र वायु की निरंतर आपूर्ति, गर्म ये पूरा पूरा काम ही करता है संघनन की गुप्त उष्मा पे। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसन जो है वही इसको एनर्जी प्रदान कर रहा होता है, इसीलिए जब आप देखोगे कि कोई चक्रवात जब चक्रवात का जो लैंडफॉल बोलते हैं जब टकराता है भूमि से, तो क्योंकि वो उसके बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, उसके पीछे का कारण यही है कि उसको गर्म और आर्द्र वायु की आपूर्ति नहीं हो पाती है। अंतिम कंडीशन, धरातलीय चक्रवातों के ऊपर जो है प्रति चक्रवातीय कंडीशन बना होना चाहिए, तब जाके एक कनेक्शन बिल्डअप रहेगा। वापस आओ सवाल पे, देखो कह रहा है ऊंचाई के साथ वायु गति में तीव्र परिवर्तन, ये तो एकदम विपरीत है। अब जब यही स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया तो आंसर तो हमारे पास वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मींस कि पहला स्टेटमेंट है तो गलत है, तो डी हमारा एक ही विकल्प होता है, डी आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, ऊंचे कपासी वर्षा मेघों में संघनन प्रक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा उष्णकटिबंधीय चक्रवात को तीव्र करने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात, अभी मैंने बताया आपको कि जो संघनन की गुप्त उष्मा होगी, संघनन की प्रक्रिया से रिलीज जो गुप्त उष्मा होगी वही इसके लिए आवश्यक वही इसको एनर्जी प्रदान करेगा। ये देखो, गर्म एवं आर्द्र वायु की निरंतर आपूर्ति, तो ये वाला जो है ये देख रहे हो पूरा ये कपासी मेघ है और इसी से आप इसको निरंतर जो है ऊर्जा की आपूर्ति होते रहती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही, सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प डी। ठीक है, तो ये था हमारा भूगोल से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित जो अनुभव 3 के प्रश्न थे उस पर चर्चा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।